ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा हुआ है। ये किसने कहा है? मार्क ट्वेन ने कहा है। स्वच्छता की राह में रसायनों का जोखिम, इस आर्टिकल को देख लेते हैं। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं कि स्वच्छता की खूब बातें हो रही हैं और इंदौर स्वच्छता के मामले में कई सालों से टॉप पर बना हुआ है, लेकिन अभी आपने देखा कि वहां लोग दूषित पानी पीने से उनकी मौत हो गई। भारतीय सभ्यता में स्वच्छता एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संस्कार रही है। और आप देखिए, एक दौर था जब सुबह की शुरुआत चूल्हे की राख और मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती थी, जो वास्तव में उस समय की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वह सूक्ष्म रसायन विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, मगर आज का आधुनिक समाज इसे पिछड़ेपन की निशानी समझकर त्याग चुका है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब हम टेलीविजन विज्ञापनों में नींबू और नमक की शक्ति खोज रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के साथ रसायन युक्त जीवन जी रहे हैं थे और वर्तमान में हम सुविधा के नाम पर डिब्बाबंद रसायनों तक तो पहुंच गए, लेकिन इस यात्रा में हमने स्वच्छता की मूल परिभाषा को ही खो दिया। आज प्रश्न यह नहीं है कि बर्तन और कपड़े धुलाई के बाद कितने चमक रहे हैं, बल्कि यह है कि उस कृत्रिम चमक के पीछे छिपे रसायन हमारे स्वास्थ्य और परिस्थितिकी तंत्र से को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो राख कोई अपशिष्ट नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अपघर्षक और क्षारीय एजेंट है। इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम कार्बोनेट जैसे तत्व होते हैं। जब इस राख को पानी और बर्तनों पर लगी चिकनाई के साथ रगड़ा जाता है तो सतह पर एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है जो चिकनाई को साबुन में बदल देती है। और इसके अतिरिक्त राख का उच्च पीएच स्तर इसे एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक बनाता है जो सूक्ष्म जीवों की कोशिका भीति को नष्ट कर उन्हें मार देता है। यह तकनीक न केवल शून्य लागत और किफायती थी, बल्कि मिट्टी और जल के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित थी। औद्योगिकरण ने हमें सुविधा के आवरण में सिंथेटिक डिटर्जेंट सौंप दिए और वैज्ञानिक रूप से ये रसायन पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर सफाई तो करते हैं, लेकिन इनसे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। त्वचा संबंधी समस्याओं के अलावा ये रसायन बर्तनों की सतह पर एक आदर्श परत छोड़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि एक व्यक्ति अनजाने में सालाना कई ग्राम डिटर्जेंट निकल जाता है, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करने के साथ साथ दांतों के लाभकारी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। और इसके अलावा डिटर्जेंट में मौजूद थैलेट्स जैसे तत्व हार्मोन के असंतुलन और अंतःस्राव समस्याओं के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। स्वच्छता की इस विकास यात्रा में बायो एंजाइम एक क्रांतिकारी मोड़ के रूप में उभरे हैं। यह अवधारणा मूल रूप से थाईलैंड की प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर डास रोसुकान पोम परमोंग द्वारा विकसित की गई। बायो एंजाइम फलों के छिलकों, गुड़ और पानी के किण्वन से तैयार एक जैविक अर्क है, और जहां रासायनिक डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव पर काम करते हैं, और वहीं बायो एंजाइम का विज्ञान प्रोटीज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे सक्रिय एंजाइम पर आधारित है। एंजाइम कचरे और तेल के जटिल कार्बनिक अणुओं को विखंडित कर उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। और इसकी सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह पानी को दूषित करने के बजाय उसे शुद्ध करता है। जब यह एंजाइम युक्त पानी नालियों में जाता है तो वह वहां मौजूद प्रदूषकों और हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, और जिसे हम ताजगी भरी खुशबू समझते हैं। वह वास्तव में आप देखते हैं क्या वास्तव में हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए नुकसानदायक होती है। और आप देखिए, भारत के कानूनी ढांचे और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बायो एंजाइम का उपयोग अब केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह एक अनिवार्य नागरिक कर्तव्य बन चुका है। देश के प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे। और जब हम आप देखते हैं कि रसायनों से भरे डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं,
तो हम अनजाने में अपने इस कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो इसके संसाधनों का उपयोग करता है। इसी क्रम में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के महत्व को समझना भी जरूरी है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से नदियों और जल निकायों में किसी भी हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों के विसर्जन को प्रतिबंधित करता है। दरअसल सामान्य डिटर्जेंट में भारी मात्रा में फास्फेट और नाइट्रेट होते हैं, जो नालियों से होते हुए अंततः हमारी नदियों और झीलों में पहुंचते हैं और यहां तक कि गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, और जिसे वैज्ञानिक भाषा में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यानी डिटर्जेंट का फास्फेट पानी में मौजूद जंगली घास और शैवाल के लिए खाद का काम करता है। इससे शैवाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वे पूरी जल सतह को ढक लेते हैं, और जिससे सूरज की रोशनी और हवा की ऑक्सीजन पानी में नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप मछलियां, अन्य जलीय जीव दम तोड़ देते हैं। एक जीवित नदी इस तरह मृत जल निकाय में बदल जाती है। और आप देखिए, विधिक सिद्धांतों की बात करें तो रासायनिक डिटर्जेंट का बेलगाम उपयोग प्रदूषणकारी भुगतान सिद्धांत के दायरे में आता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जो प्रदूषण फैलाता है उसे ही उसकी भरपाई की कीमत चुकानी होगी। हालांकि पर्यावरण होने वाले नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से निवारक सिद्धांत को अपनाना बेहद जरूरी है। बायो एंजाइम इसी निवारक सिद्धांत का हिस्सा है। प्रदूषण फैलाने के बाद सफाई करने से बेहतर है कि हम ऐसा विकल्प चुनें जो प्रदूषण पैदा ही ना करे। बायो एंजाइम का उपयोग करके हम न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन के अधिकार का सम्मान भी करते हैं। यह एक ऐसी विधिक जिम्मेदारी है जो हमें एक उपभोक्ता से बदलकर जागरूक संरक्षक बनाती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया अब रसायनों के खतरनाक प्रभाव को समझ चुकी है। यूरोपीय संघ ने अपने कड़े नियमों के जरिए यह तय कर दिया है कि केवल यही उत्पाद बाजार में टिकेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, और इसी प्रकार अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी भी अब स्वच्छता के लिए उन प्राकृतिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है जिनका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समझना आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्तर पर बायो एंजाइम का चुनाव केवल एक घरेलू बदलाव नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के उस बेहद उद्देश्य की पूर्ति है जो केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कचरे के स्रोत पर भी उसके वैज्ञानिक निपटान की बात करता है। जब हम अपनी जीवन शैली को प्रकृति के चक्र के अनुरूप ढालते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ी को केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि एक जीवित और शोषण योग्य परिस्थिति की सौंपते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास एक पूर्ण चक्र की तरह है, जहां हमने राख की प्राकृतिक शुद्धता से शुरुआत की और रसायनों के भंवर से होते हुए अब बायो एंजाइम की समझदारी की ओर लौट रहे हैं। राख हमारी गौरवशाली अतीत थी और बायो एंजाइम हमारा सुरक्षित भविष्य है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और उपजाऊ मिट्टी विरासत में देना चाहते हैं, तो इस क्रांति की शुरुआत हमारी रसोई में बर्तन धोने वाली जगह से होनी चाहिए। प्रकृति के पास हर संकट समाधान है, बशर्ते हम उसे पहचानने की वैज्ञानिक और विधिक दूरदर्शिता विकसित करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। समस्याएं तो हैं, हम लोग जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। सुविधा की असुविधा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शांत और साधारण जीवन निरंतर बेचैनी के साथ सफलता की दौड़ से अधिक सुख देता है। आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक विकसित, शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम हो गया है और उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। बिजली से चलने वाला यंत्र, तेज रफ्तार वाहन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं, मनोरंजन के अनगिनत साधन उपलब्ध हैं। कुछ दशक पहले जिन चीजों का सपना ही नहीं देखा जा सकता था, वे आज आम जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। फिर भी अजीब विरोधाभास यही है कि जितनी तेजी से हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी से हमारा संतोष घटा है। यह आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास सब कुछ है सिवाय शांति के। तकनीकी प्रगति ने मनुष्य के जीवन को कई तरह से आसान बनाया। अब भोजन पकाने से लेकर बिल जमा करने तक हर काम अंगुलियों के इशारे पर हो जाता है। लेकिन क्या इससे हमारा जीवन वास्तव में सुखी हुआ है? अगर हम ईमानदारी से उत्तर दें तो पाएंगे कि भौतिक रूप से हम समृद्ध हुए हैं, पर मानसिक रूप से दरिद्र। आज हर कोई किसी ना किसी दौड़ में लगा है, अधिक पैसा कमाने की में, बड़ा घर खरीदने की, नाम और पहचान पाने की। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। जो कल सपना था वह आज जरूरत बन गया है और कल फिर उससे आगे की चाय उठ खड़ी हुई होगी। और मनुष्य जितना पा रहा है उतना ही असंतुष्ट भी हो रहा है। यही आधुनिकता का दुष्चक्र है। अगर हम कुछ दशक पीछे लौटे, जब गांव में जीवन धीमी रफ्तार से चलता था, तो देखेंगे कि लोग हम कम साधनों में भी अधिक प्रसन्न थे। उनके पास ना तो वातानुकूलन मशीन थी और ना ही फ्रिज और मोबाइल, मगर उनके पास समय था परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए और खुद के लिए। शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते, गीत गाते या मिलजुल कर
किसी का दुख सुख बांटते, बच्चों की हंसी खेतों में गूंजती और रिश्तों में अपनापन होता। वहीं पीढ़ी जानती थी कि कम में भी बहुत कुछ होता है, और उनके पास भले ही भौतिक साधन कम थे, पर मन की शांति थी, क्योंकि वे तुलना नहीं करते थे, प्रदर्शन नहीं करते थे। वर्तमान युग को अक्सर सूचना युग कहा जाता है, लेकिन सच कहें तो यह तुलना युग भी है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया। अब हर कोई अपने जीवन को दूसरों के सामने संपूर्ण दिखाने में लगा है। एक व्यक्ति आप देखते हैं कि सफलता दूसरे के लिए प्रेरणा बनने के बजाय ईर्ष्या का कारण बन जाती है। दूसरों की छुट्टियां, कपड़ों या फिर कारों को देखकर अपने जीवन को आप देखते हैं कि अधूरा मानना आज आम बात हो गई है। यह लगातार तुलना और प्रदर्शन ही हमारे असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य अब जीने से ज्यादा दिखाने में विश्वास करने लगा है। सुविधाओं के इस महासागर में आज का व्यक्ति पहले से कहीं अधिक अकेला और बेचैन है। परिवार छोटे हो गए, रिश्ते औपचारिक हो गए और संवाद का स्थान संदेशों ने ले लिया। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में खोए रहते हैं। बच्चे बाहर खेलने की जगह स्क्रीन पर गेम खेलते हैं और माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि पारिवारिक बातचीत सुलभ दुर्लभ हो गई। काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा, महंगाई, भविष्य की चिंता, इस सब ने मिलकर मनुष्य के भीतर निरंतर तनाव भर दिया। आज अस्पतालों में शारीरिक रोगों से अधिक मानसिक रोगों के मरीज मिलते हैं। हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। भौतिक साधन केवल शरीर की सुविधा बढ़ाते हैं, आत्मा की नहीं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा सकता है, फिर भी रात को चैन से नहीं सो सकता है। शांति और संतोष ना तो बराबर में बिकते, ना बैंक में जमा होते हैं, वे भीतर से उपजते हैं। जब मनुष्य का यह समझ लेता है कि पर्याप्त क्या होता है। समस्या यह है कि आज हम पर्याप्त का अर्थ ही भूल गए। हर उपलब्धि के बाद और अधिक की चाह बनी रहती है। यह अंतहीन चाह ही मन की अस्थिरता का कारण बन जाती है। अगर हम वास्तव में शांति चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली और सोच में परिवर्तन लाना होगा। जीवन को जितना सरल बनाएंगे उतना हल्का महसूस करेंगे। अनावश्यक वस्तुओं, दिखावे से दूरी रखने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता और संतोष से आती है। यह सच है कि आधुनिक युग में सुविधाएं आवश्यक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुविधा का अर्थ सुख नहीं होता है। कभी कार से नहीं, बल्कि पैदल चलकर सूरज ढलने का आनंद लेकर देखना चाहिए। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। सच्चा विकास वही है जिसमें मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से भी उजाला महसूस करे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुविधाओं का कोई अंतर नहीं है, लेकिन संतोष का आरंभ हमारे भीतर ही है। सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से मानव सभ्यता की उपलब्धि है, लेकिन अगर वह संतोष और शांति को नष्ट कर दे तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति रुक जाए, बल्कि यह है कि प्रगति के साथ संतुलन बना रहे। हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वे हमारे मन की शांति को निगल जाए। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह नहीं है कि हमारे पास और सुविधाएं हो, बल्कि यह है कि हमारे भीतर क्या संतोष और शांति हो। ये आप देखेंगे छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। गरीबी का पैमाना। देश में सबसे निचले तबके की 5 से 10% आबादी के उपभोग व्यय में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इस वर्ग के लोग अपनी जरूरत के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि गरीबों की माली हालत में सुधार हुआ है। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में गरीबी का दायरा कम होने की यह तस्वीर उकेरी गई है, और इसमें कहा गया है कि सरकार के सब्सिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता जैसे कदमों के परिणाम स्वरूप कमजोर वर्ग अभाव से उभरे। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तस्वीर बदली है, मगर सवाल है कि गरीबी से उबरने का आकलन करने के पैमाने क्या है। क्या इस प्रक्रिया में सिर्फ वस्तुओं की खरीद पर खर्च बढ़ने को आधार बनाना काफी है? समीक्षा में आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि देश में उपभोग असमानता में कमी आई है, मगर क्या वास्तव में इसे गरीबी कम होने का सूचक माना जा सकता है? आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 और 2024-23 के बीच समाज के सबसे निचले वर्ग के प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय में वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। तर्क दिया गया है कि सरकारी नीतियों का आय वितरण एक महत्वपूर्ण असर हुआ है, जिससे गरीब तबके की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। मगर इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है जिसे व्यय की क्षमता बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है, उसका आधार क्या है। और इसमें दो राय नहीं है कि सामान्य तौर पर किसी भी परिवार के खर्च करने की क्षमता में
तभी इजाफा होता है जब उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इसके बिना अगर गरीब परिवारों को का वस्तुओं की खरीद पर व्यय बढ़ रहा है तो यह महंगाई और मजबूरी से उपजी परिस्थितियों का नतीजा भी हो सकता है। जाहिर है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर हर किसी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आमदनी बेहद कम होने और किसी वस्तु की अत्यधिक जरूरत पड़ने पर गरीब परिवार बैंक या साहूकार से कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं। इस सूरत में ऐसे परिवारों के व्यय में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, पर क्या इससे यह मान लिया जाए कि वे गरीबी से उबर गए हैं? यह सवाल है भी महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर सब्सिडी या मुफ्त राशन देने से गरीबी कम हो जाती है? और अगर देश में जमीनी स्तर पर वास्तव में गरीबी कम हो गई तो आज भी सरकार की ओर से करीब 80 करोड़ लोगों को तय मात्रा में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कोविड काल में शुरू की गई इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि गरीबों को आंकड़ों के जरिए कागजों पर खत्म करने के बजाय इस दिशा में धरातल पर प्रयास किए जाए। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनकी आजीविका के स्थायी साधन विकसित करना जरूरी है। यह तभी संभव हो पाएगा जब गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार के सस्ते, सुलभ और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि बजट में सरकार इस मसले पर कोई ठोस घोषणा करेगी। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ताक परिक्रमा, यह विडंबना है कि भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने एक ऐसे व्यक्ति को अहम जिम्मेदारी सौंपकर टीम के साथ जॉर्डन भेज दिया जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का दोष आरोपी है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेंट पेंगिंग फेडरेशन विश्व कप क्वालीफायर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय दल जॉर्डन गया उसमें बलात्कार के आरोपी कर्नल सेवाने तारसेम सिंह वरेच को प्रबंध और कोच के रूप में भेजा गया। अब सोच के देखिए, स्वाभाविक है कि इसे लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया और ऐसे अपराध के आरोपी को इस हैसियत कैसे भेजा गया। सवाल है कि वहां भेजने के फैसले से पहले क्या EFI ने एक बार यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इसका खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि का किस स्तर पर प्रभावित होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में भेजे जाने वाले दल में किसी व्यक्ति को शामिल करने से पहले क्या उसके बारे में कोई पड़ताल नहीं की जाती है? अगर EFI को तरसेम सिंह वरेच पर लगे आरोपों और कानूनी मामलों के बारे में जानकारी थी तो उसे भारतीय दल के साथ भेजने का क्या आधार था? मामले की गंभीरता को देखते हुए ITPF ने EFI से तुरंत उचित कार्रवाई करने और साथ ही प्रतियोगिता की सुरक्षा तथा खेल की गरिमा कायम रखने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। हैरानी की बात यह है कि अपराध की गंभीरता और तथ्यों के मद्देनजर ही जो आरोपी व्यक्ति जमानत पर बाहर है उसे खेल अधिकारियों ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी, जबकि इससे पहले भी तारसेम को झूठी पहचान बनाकर फायदा उठाने से संबंधित एक अन्य मामले में महासंघ ने 2022-24 तक के लिए निलंबित कर दिया था। क्या इस तरह के फैसले को खेल की गरिमा और देश की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जहां किसी भी खेल में खिलाड़ियों से लेकर कोच या प्रबंधन आदि के दल में चुने जाने के लिए उसकी स्वच्छ छवि को एक शर्त के रूप तौर पर देखा जाना चाहिए, वहां इस पहलू की अनदेखी करने के को किस तरह देखा जाएगा? और आप सोचिए, क्या हमारे पास यही था भेजने के लिए? यही एकमात्र था? और क्या हम देश की छवि को धूमिल ही करवाना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह के व्यक्ति को भेजकर? इस सवाल कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? कहाँ सब चल रहा है, चलने दीजिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।